हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखा था। आज भी हम लोग एक ऐसा ही क्वेश्चन लेने वाले हैं, लेकिन आज जो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा उसमें कुछ पार्ट्स एडजस्टमेंट भी होंगे, जिन्हें पहले हमें सॉल्व करते हुए फिर क्वेश्चन में वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो आज जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ वो डीके गर्ल से लेने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 3.65 पे। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको टीएस ग्रेवाल में भी मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 3.32। लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है वो टीएस ग्रेवाल में केवल एक ही गिवन है, इसलिए वो मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। तो डीके गर्ल से हम लोग एक क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। यानी क्वेश्चन में लास्ट 5 ईयर का हमें प्रॉफिट गिवन है, उससे हमें क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो मैंने आपको ये पहले भी समझाया था, क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन हो तभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाना है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है, 3 ईयर, तो इंटू 3 कर दे क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल निकल जाएगा। हमें क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेट किस तरह से गिवन है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ 1 to 5, हमें 5 ईयर के जो प्रॉफिट है उनको वेट दे देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 मार्च 2015 को जो प्रॉफिट लिखा हुआ है वो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे उतार लिया है। फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है 2015 का वो है 80,000 रुपीज, नेक्स्ट ईयर का है 1,05,000 रुपीज। उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे तो लॉस लिखा हुआ है, इसलिए मैंने लॉस को ब्रैकेट में दिखा दिया 20,000 रुपीज। नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 180 और उसके बाद जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है वो है 2 लाख रुपीज। अब क्या करोगे, सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने में क्या करते हैं हम लोग, इसको 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर लेते। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का हम लोग क्या कर देते, फॉर्मूला लगा देते। लेकिन यहाँ कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको वेट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए वापस देखते हैं हम लोग। 2016 वाला मतलब 1,05,000 वाले प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है। उसमें लिखा हुआ है आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹41,500। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट आपके सामने गिवन है 1,05,000 रुपीज, उसमें उसने क्या कंसिडर किया है, एबनॉर्मल लॉस। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, एबनॉर्मल लॉस पहले यहाँ से माइनस क्या होता है, तो हमें क्या करना है, प्लस कर देना है। तो क्या कर रहा हूं मैं, इसको प्लस कर रहा हूं यानी ऐड कर रहा हूं एबनॉर्मल लॉस। जिनको इसमें थोड़ा डाउट है वो पहले पिछला वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको ये अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा। एबनॉर्मल लॉस को मैंने क्या कर दिया, दोबारा से प्लस कर दिया। उसके बाद 2017 इससे बोल रहा है कि 20,000 का जो लॉस है आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹40,000 रुपीज। तो ये भी मैंने आपको समझाया था, एबनॉर्मल गेन पहले प्रॉफिट में प्लस क्या होता है, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, यानी लेस कर दूंगा। मैं क्या लिखूंगा, एबनॉर्मल गेन। अमाउंट कितना गिवन है क्वेश्चन में, 40,000 रुपीज। कौन से ईयर की बात कर रहा है, 2017 की। तो मैंने क्या किया, 40,000 रुपीज का ये दोबारा से क्या कर दिया, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर लिया। बाकी में मैं डैश कर देता हूं ताकि फिर हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम लोग क्या करते हैं, अब जो एडजस्टमेंट इसके अलावा और गिवन है उनको कंसीडर करते हैं। तो वापस आपकी स्क्रीन पे एडजस्टमेंट आ गए। क्या लिखा हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म रिवील दैट क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2015, यानी फर्स्ट ईयर यानी पहले वाले ईयर की बात कर रहे हैं, वॉज ओवर वैल्यूड बाय 40,000 रुपीज। अब हम लोग ये पढ़ लेते हैं पहले कि क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली जो है उसका इन प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसको समझने के लिए देखो, आपको डायरेक्टली यहाँ रटना नहीं है कि प्लस करना है कि माइनस करना है। पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बाद मैं आपको इसको डायरेक्टली भी समझा दूंगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम लोग देखते हैं, उसके लिए मैं क्या बना लेता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेता हूँ। ये अकाउंट आपका ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। मैं कोई भी इमेजिनरी फिगर मान लेता हूँ। मान लिया मैंने जो सेल्स है वो 4 लाख रुपीज है। उसके अलावा इधर क्या आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक आता है। क्लोजिंग स्टॉक का तो इफेक्ट देखने वाले हम, इसीलिए मैं क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन को आपको अब समझाने वाला हूं। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, 2 ओपनिंग स्टॉक, ये मान लेता हूं मैं 50,000 रुपीज है। कोई भी इमेजिनरी फिगर आप भी मान सकते हो। उसके बाद लिखूंगा 2 परचेज, ये मान लेता हूँ 2 लाख रुपीज।
फिर लिख लेता हूँ 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज, और फिर लिख लेता हूँ 2 ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, जैसा भी आएगा तो हम लोग इसको प्रॉफिट से समझ लेते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग? बैलेंसिंग फिगर से। तो कर लेते हैं, ये अकाउंट बनाना आपको आता है। इसका टोटल कितना आ रहा है 5 लाख रुपीज, उसका टोटल भी कितना लिख दूंगा 5 लाख रुपीज, और डिफरेंस अमाउंट क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, कितना बचा 1,50,000 रुपीज। कितना बच रहा है ये 1,50,000 रुपीज। तो लिख लेते हैं इसको दोबारा ढंग से। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग यह देखने वाले हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो है 1,50,000 रुपीज। अब मैं आपको जो हमारा एडजस्टमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 40,000 रुपीज। कौन से की बात कर रहे हैं? 2015 की बात कर रहे हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन कर देगा तो उसका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपीज है तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है अभी 1,50,000 रुपीज। अब मैं मान लेता हूं कि इस स्टॉक की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 60,000 ही थी। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि 60,000 का मैंने ओवर वैल्यूएशन कर दिया कितना 40,000 रुपीज। तो 60 में 40 हट गया तो कितना आ गया 1 लाख रुपीज आ गया। आप ध्यान दो, इसका मतलब है कि अगर आपने 60,000 की जगह 1 लाख यानी इसको 40,000 रुपीज से ओवर वैल्यूड कर दिया तो आपका जो प्रॉफिट आया वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट गलत है, क्योंकि स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन की वजह से ये प्रॉफिट आ रहा है। इसका लिए प्रॉफिट सही नहीं है। इसका प्रॉफिट सही कौन सा होगा? जब हम लोग इसकी स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू दिखाएंगे, इसको ओवर वैल्यूड नहीं करेंगे। अगर मैं 1 लाख रुपीज नहीं लिखता, यहाँ 60,000 रुपीज लिखता, तो हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट कितना आता है। तो 4 लाख और 60 ऐड करो कितना हो गया 4,60,000 आ गया। इसका टोटल भी कितना आता फिर 4,60,000 रुपीज आता। फिर 460 में से माइनस करते 3 तो बचता 160, 160 में से 50 और माइनस करता तो कितना बचता 1,10,000 रुपीज। अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा इसका कि अगर आपने स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू 60,000 रुपीज ली होती, यानी उसका 40,000 से ओवर वैल्यूएशन नहीं किया होता, तो आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट आता वो आता 1,10,000 रुपीज। लेकिन ओवर वैल्यूएशन करने की वजह से प्रॉफिट क्या आ गया 150, जो कि गलत है। तो आप क्या करोगे 150 सही प्रॉफिट नहीं है, इसको 110 यानी सही प्रॉफिट में लाने के लिए 150 में से 40 माइनस कर लोगे तो क्या आ जाएगा 110 इन एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। इसका मतलब अब डायरेक्ट भी मैं आपको समझा देता हूं क्या फर्क पड़ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक का जो रिलेशन है वो ग्रॉस प्रॉफिट यानी प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन कर देता हूं तो प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड होके आता है। उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा 40,000 रुपए से कम करना पड़ेगा। इसीलिए मैं क्या करता हूं लेस यानी कम कर देता हूं। क्या लिखूंगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कौन से की बात थी 15 की, कितना लेस करूंगा इसमें से 40,000 रुपीज। अब अगर मैं आपको इससे थोड़ा सा चेंज करके समझाऊं कि अगर स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन कर लेता तो क्या होता, देखो वो भी समझ लेते हैं। मान लेता हूं मेरे स्टॉक की जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू थी कितनी 1,40,000 थी, लेकिन उसने क्या कर दिया उसका अंडर वैल्यूएशन कर दिया 40,000 से, यानी 140 लिखने की जगह उसने उसको 1 लाख ही लिख दिया, और 1 लाख लिखा तो प्रॉफिट कितना आ रहा था 1,50,000 रुपीज आ रहा था। अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 1 लाख लिखा है, यानी बेसिक जो मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिखाया था। तो अब प्रॉफिट कितना आ रहा था वापस वही 150 है, लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू कम नहीं करता यानी इसका वैल्यू 140 रखता तो फिर टोटल कितना आता 4 लाख तो आ गया सेल, और यहां कितना आता 140। 4 लाख और 140 कितना हो गया 5,40,000 आता। अब 540 में से वापस क्या माइनस करता ये 540 में से माइनस करोगे 3 लाख तो कितना बचेगा 240 में से माइनस करोगे कितना 50 तो कितना आएगा 190। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट कितना आना चाहिए था आपका 190 आना चाहिए था। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 1 लाख मान लूंगा, चाहे वो अंडर वैल्यूएशन के समय हो या ओवर वैल्यूएशन के समय हो, तो हमारा जो प्रॉफिट 150 नजर आ रहा है वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। इस वाले केस में एक्चुअल प्रॉफिट कितना आना चाहिए 190 पर आ कितना आ रहा है 150 है। 150 से एक्चुअल प्रॉफिट 190 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 40,000 प्लस करना पड़ेगा। तो माइनस मत करना, फिर यहाँ प्लस होगा, ये अंडर वैल्यूएशन कर देगा। तो
आपको क्या समझना है, अब सिंपल सा लॉजिक है कि क्लोजिंग स्टॉक का जो रिलेशन है वो प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यूड हो गई तो प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड आ गया, उसको सही करने के लिए कम करना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड कर दिया तो प्रॉफिट भी अंडर वैल्यूड आ गया, उसको दोबारा सही करने के लिए 40,000 को प्लस करना पड़ेगा। ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम लोगों ने ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड करके देख लिया और इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने समझ लिया। ये आपको लॉजिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, आप जो इस शेयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो आपने पढ़ा है कि जो इस शेयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का जाकर क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक जो है वो कहां आता है, प्रॉफिट के सेम साइड आता है। तो अगर इनका रिलेशन यहां पे क्या है, यहां इनका रिलेशन क्या है, इनवर्स नहीं है, ध्यान रखना, इनवर्स यहां होगा इसका रिलेशन, यहां इसका क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। यानी ये बढ़ा तो ये भी बढ़ गया और ये कम हुआ तो ये भी कम हो गया, और यहां क्या होगा, इसका रिलेशन अपोजिट होगा। तो इसका इफेक्ट किस तरह से डालोगे, तो ध्यान रखना क्लोजिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट होता है वो करंट ईयर के साथ साथ नेक्स्ट ईयर में भी होता है, क्योंकि इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अगले ईयर का जाकर के क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो आपने अगर इस ईयर में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लेस की है तो नेक्स्ट ईयर में जाकर के क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को। इस ईयर में मैंने माइनस किया तो नेक्स्ट ईयर में जाकर इसका अपोजिट करना है, यानी प्लस का 40,000 रुपीज करना है। अब ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आप लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया और डायरेक्ट भी समझा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एडजस्टमेंट क्या गिवन है। तो वापस से आपकी स्क्रीन पे दोबारा से एडजस्टमेंट आ गया। सेकंड एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है, रिपेयर टू मशीनरी ₹60,000 वर रॉन्गली डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। अब वापस को ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि रिपेयर टू ए मशीन, यानी आप एक मशीन का रिपेयर करवाया था तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन बोल क्या रहे, वॉज डेबिटेड रॉन्गली डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, यानी उसको मशीन अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब आप मुझे इतना सा बताओ कि उसने क्या किया है। हम लोगों ने जो इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था वो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को उसने क्या मान लिया था, रेवेन्यू मान लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रिपेयर, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए था, उसको इसने क्या कर लिया, रिपेयर ना मानते मशीन मान लिया, यानी उसको कैपिटलाइज कर दिया, बैलेंस शीट में जाकर लिख दिया, यानी उसको कैपिटलाइजेशन कर दिया, उसका कैपिटल मान लिया उसको, ठीक है। यानी वो कैपिटल नेचर का क्या हो गया, हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। अब रेक्टिफिकेशन किस तरह से करना है, ध्यान से सुनो। अगर उसको रिपेयर मानना नहीं है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर के डेबिट यानी माइनस नहीं हुआ, तो रेक्टिफाई क्या करोगे, सबसे पहले रिपेयर को उसने पीएनएल से डेबिट नहीं किया यानी माइनस नहीं किया, तो उस ईयर का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, ज्यादा आ गया होगा, क्योंकि डेबिट साइड यानी पीएनएल को डेबिट साइड लिखते तो वो प्रॉफिट में से माइनस होता तो प्रॉफिट हमारा कम आता, लेकिन हम लोगों ने माइनस नहीं किया तो हमारा प्रॉफिट क्या आ गया, ज्यादा आ गया। तो क्या करोगे, जिस रिपेयर को इसने पीएनएल से डेबिट यानी माइनस नहीं किया, आप जाकर के क्या करोगे, उसको लेस कर दोगे यानी माइनस कर दोगे। कौन से अमाउंट को, रिपेयर के अमाउंट को। अमाउंट कितना है रिपेयर का हमारे पास, पढ़ लेते हैं। रिपेयर का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 60,000 रुपीज। कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, 1 जुलाई 2017 की। अब एक चीज और ध्यान रखना, आप 1 जुलाई 2017 की बात कर रहा है, तो आप में से कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखा है मैंने क्लास 11 में 2017 बोला तो इस ईयर में आकर के एडजस्टमेंट करना चालू कर देंगे। अरे भाई ये 31 मार्च को खत्म हो चुका है, और ये कौन से ईयर की बात कर रहा है, कर तो 17 की बात रहा है, लेकिन कौन से मंथ की बात कर रहा है, 1 जुलाई, तो ये तो मार्च में खत्म हो गया। अप्रैल मई जून जुलाई मतलब नेक्स्ट ईयर में आने वाला है, तो ध्यान रखना है इस बात को आप लोग। तो क्या करोगे, 60,000 रुपीज को 2018 में से जाकर के माइनस कर लोगे। तो जिस रिपेयर को इसने पीएनएल से माइनस नहीं किया तो उसे का प्रॉफिट ज्यादा आ गया, मैंने दोबारा से जाकर के उसको वहां से माइनस कर दिया, तो ये रिपेयर वाला काम तो मैं कर चुका कि रिपेयर को डेबिट कर दिया। अब गलती क्या हुई होगी कि उसने उसको मशीन अकाउंट में मान लिया और बोल रहा है मशीन पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया, जो कि चार्ज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर कौन सा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट यानी माइनस होता तो माइनस होना चाहिए था, और माइनस होता तो फिर अगर उसको मशीन नहीं मानता, तो अगर मशीन नहीं मानता तो डेप्रिसिएशन में चार्ज नहीं करता। लेकिन उसने
अननेसेसरी उसको रिपेयर ना मानते हुए मशीन मान लिया और मशीन पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोल रहा है? डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट 20% पर एनम। तो अब क्या करोगे, जिस डेप्रिसिएशन को इसने P&L अकाउंट से जबरदस्ती माइनस कर दिया, माइनस नहीं करना चाहिए था, ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था टू रिपेयर, जो इसने नहीं किया तो उसको मैंने दोबारा डेबिट यानी माइनस कर दिया, और उसने जिस डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करना चाहिए था उसको ऐसे माइनस कर दिया। तो क्या करोगे, जिस डेप्रिसिएशन को उसने P&L अकाउंट से माइनस कर दिया यानी उस ईयर का प्रॉफिट कम आ गया होगा, तो आप क्या करोगे, उस डेप्रिसिएशन को दोबारा से ऐड कर लोगे। अब ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन यहां भी ऐड होगा और उसके नेक्स्ट ईयर में भी ऐड होगा। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। अगर ये मिस्टेक यहां हुई होती तो डेप्रिसिएशन मुझे आने वाले जो भी कमिंग ईयर है सभी में चार्ज करना होता। तो निकाल लेते हैं डेप्रिसिएशन। 60,000 रुपीज का निकालना है मुझे 20%, तो इसका 20% कितना हो गया, 12,000 रुपए आ गया। लेकिन 12,000 रुपए पूरा मत लगा देना, ये मिस्टेक कहां से हुई है, 1 जुलाई से, यानी 9 मंथ हो गया, जुलाई से लेकर मार्च, तो अमाउंट कितना हो गया, 9,000 रुपीज। तो इस ईयर में तो जाकर के डेप्रिसिएशन प्लस कर लेना 9,000 रुपीज, और अगले ईयर में जाकर के वापस ध्यान रखना डेप्रिसिएशन को आपको प्लस करना पड़ेगा। मेथड कौन सा बता रहा है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो डेप्रिसिएशन अब 60,000 पे नहीं लगेगा, किस पे लगाओगे, 60,000 का 20% मत निकाल लेना। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो इसका निकाल लेता, लेकिन जो वैल्यू रिटर्न डाउन यानी कम हो चुकी है उस पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी किस पे लगेगा डेप्रिसिएशन, 51,000 पे लगेगा। कितना परसेंट निकालना है, 20%, तो 10% निकालना मैंने आपको सिखाया था। 10% का था, एक जीरो उड़ा दो और इसका डबल कर दो, क्योंकि 20%, तो कितना हो गया, 5,100 का डबल कितना हो गया, 10,200 रुपीज। तो ये आ गया 10,200, ये भी क्या कर देना, प्लस कर देना। बस अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास प्रॉफिट आएगा उसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्या करें, 80 में से पहले 40 किया तो कितना बचा, 40,000 रुपीज। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1,05,000 ये है, तो 5 को छोड़ दो एक बार, 1 लाख और 40 कितना हो गया, 80, और 5 और 1 6, तो ये हो गया 1,86,500 रुपीज। प्लस माइनस देख लेना, मिस्टेक भी हो जाए तो ध्यान रखना। 40 और 20 दोनों नेगेटिव है, तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव के रह जाएंगे 60,000 रुपीज। उसके बाद इसको प्लस कर लो, 180 में से पहले 60 माइनस करो, कितना बचा, 120, और 120 में प्लस कर लो 9, तो ये आ गया 1,29,000 रुपीज। उसके बाद क्या करोगे, 2,10,200, तो ये आ गया हमारे पास 2,10,200 रुपीज। अब क्या करना है, अब जो भी हमारे पास 5A का प्रॉफिट आया है एडजस्टमेंट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट किस तरह से निकालेंगे वो भी आप देख लो। अब वैसे मैं आपको कल भी सिखा चुका हूं, ये सिंपल हो गया। अब तो क्वेश्चन सिर्फ एडजस्टमेंट ही करना है इसके अंदर। उसके बाद तो हमें क्या करना है, यहां से केवल मल्टीप्लाई करके और क्या कर देना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। तो कर लेते हैं हम लोग इसको भी। तो सबसे पहले लिख लेता हूं मैं, हमारे पास कितने ईयर गिवन है, 2015 से लेकर 16, 17, 18 और 19, और प्रॉफिट जो रेक्टिफिकेशन के बाद आया वो कितना है हमारा, 40,000 रुपीज। नेक्स्ट आ गया 1,86,500 रुपीज। फिर नेक्स्ट आ गया 60,000 रुपीज, नेगेटिव बैलेंस है तो ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। उसके बाद आ गया 1,29,000 रुपीज, और नेक्स्ट प्रॉफिट आ गया 2,10,200 रुपीज। अब क्या करना है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, एडजस्टमेंट करने के बाद इसको वेट से मल्टीप्लाई कर देना है। वेट क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कल समझाया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूं ताकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। ये आ गया अमाउंट, मल्टीप्लाई करने के बाद 40,000 रुपीज ही आ जाएगा, ये 3,73,000 रुपीज आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 1,80,000 रुपीज नेगेटिव बैलेंस। उसके बाद 5,16,000 रुपीज। ये मल्टीप्लाई आप कर लिया करो, इसमें ज्यादा लेंथी हो जाता है वीडियो, फिर आपको लगता है क्लास बोरिंग हो रहा है
तो ये मल्टीप्लाई आपका काम है करना, ठीक है। देखो मैंने बातों बातों में इसको ब्रैकेट में नेगेटिव लिख दिया, ये पॉजिटिव है दोनों। ये आ गया 10,51,000 रुपीज, ठीक है। अब क्या करोगे, अब हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कल भी समझाया था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। तो ये प्रोडक्ट है, इसका टोटल निकालना है मुझे। ये टोटल भी आप कर लेना, ये टोटल आएगा 18 लाख रुपीज। और टोटल ऑफ वेट भी कर लेना, ये कितना आ रहा है 15। तो क्या लिखोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट कितना है मेरे पास 18 लाख रुपीज, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट कितना है मेरे पास 15। ये कल मैंने आपको वीडियो में समझाया था, कोई प्रॉब्लम हो तो कल का वीडियो देख लेना। 15 × 50, 15 × 30, 1,20,000 आ गया। अब क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया तो यहाँ पुट कर दो बस वैल्यू, 1,20,000 इंटू 3 कितना हो गया 3,60,000 रुपीज। इसका आंसर आपके पास है भी, स्क्रीन पे मैंने डाल रखा था, आप इसको चेक कर लेना, ये हमारा आंसर एकदम सही है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया टीएस ग्रेवल वाले, वो इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना। इसको समझने के बाद वो क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं आपके लिए वो क्वेश्चन भी जरूर से लेके आने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।